तो ट्रांसफार्मर का फुल लोड पर ऑपरेशन, फुल लोड पर ट्रांसफार्मर का ऑपरेशन कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा नो लोड पर ऑपरेशन, अब आज के वीडियो में देखेंगे फुल लोड पर ऑपरेशन। तो फुल लोड पे ऑपरेशन जब कर रहे हैं ट्रांसफार्मर का, तो इसमें हम क्या करते हैं कि इसकी सेकेंडरी पे हम लोड को कनेक्ट कर देते हैं। अब जब हम इसकी सेकेंडरी पे लोड को कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पे क्या है, ये हमारा मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट और वर्किंग कंपोनेंट नो लोड ऑपरेशन का, ये प्लस यहाँ से ट्रांसफार्मर का प्राइमरी कोर, ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी, और यहाँ से इसमें लोड लगा। ठीक, ये हमारा क्या हुआ, प्राइमरी आरोपित वोल्टेज Vp, जिसके कारण इसमें बहने वाली धारा Ip यहाँ से दो भाग में बटेगी, I नॉट से ये Iw और Im, ये Rm, ये Xm। ठीक है, फिर यहाँ से इंड्यूस्ड वोल्टेज जो होगा वो क्या होगा, E1, और यहाँ से जो इंड्यूस्ड वोल्टेज होगा E2। ठीक है, यहाँ से धारा बहेगी हमारी I2 और ये लोड हो गया Z। तो एक्चुअली होता क्या है, जब हम ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी में लोड को कनेक्ट कर देते हैं क्या है, तो ट्रांसफार्मर क्या होता है, फुल लोड पे ऑपरेट होने लगता है। यहाँ लिख सकते हैं, जब ट्रांसफार्मर की द्वितीयक पर कोई लोड जुड़ा होता है तब ट्रांसफार्मर पूर्ण लोड पर कार्यरत होता है। ठीक है, जैसे ही हमने ट्रांसफार्मर में लोड कनेक्ट किया तो क्या होगी, इसकी द्वितीयक वाइंडिंग में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। इस चुंबकीय क्षेत्र की वजह से यहाँ पे एक फ्लक्स जनरेट होगा, फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। ये फ्लक्स वाइंडिंग में एक ईएमएफ प्रोड्यूस करेगा, उत्पन्न करेगा। इस ईएमएफ की वजह से यहाँ पे धारा प्रवाहित होगी और ये प्रवाहित धारा लोड में प्रवाहित होगी। ठीक है, ये प्रेरित धारा I2 लोड में प्रवाहित होगी। अब ध्यान से सुनिएगा कहानी, जब यहाँ पे इसको लोड से कनेक्ट करते हैं तो प्रेरित धारा I2 का प्रवाह शुरू हो जाता है, लेकिन यहाँ पे जो ये फ्लक्स बनता है, जो फ्लक्स इंड्यूस्ड होता है, ये फ्लक्स के कारण जो यहाँ पे वोल्टेज इंड्यूस्ड हुआ E2, ये E2 आरोपित वोल्टेज से अपोजिट डायरेक्शन में होता है। किसमें होता है कि ये जो E2 होता है, E2 आरोपित वोल्टेज से अपोजिट डायरेक्शन में होता है। किसमें होता है, अपोजिट डायरेक्शन में होता है। ठीक है, अब जब ये अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से जो कोर का फ्लक्स है, जो कोर का फ्लक्स है, वो फ्लक्स क्या पड़ जाता है, कोर का जो परिणामी फ्लक्स है, कोर का परिणामी फ्लक्स कमज़ोर पड़ जाता है। ठीक है, क्या कहा हमने कि जब हमने इसकी सेकेंडरी को लोड से कनेक्ट किया तो धारा I2 का प्रवाह शुरू हुआ,
धारा I2 के प्रवाह से जो यहाँ पे बनने वाला EMF E2 है, इस E2 की दिशा प्राइमरी अप्लाइड वोल्टेज की दिशा के अपोजिट होती है, मतलब विपरीत होती है, जिसके कारण इसके कोर में बनने वाला फ्लक्स क्या होगा, कमज़ोर पड़ता है। ठीक है, अब जब फ्लक्स कमज़ोर हो गया तो इसमें जो EMF बन रहा था वो EMF भी कमज़ोर हो गया। ठीक है, और EMF जब कमज़ोर हो जाएगा तो धारा भी हमारी क्या हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी। तो हमें क्या करना पड़ता है कि यहाँ पे धारा कमज़ोर ना हो, यानी कोर में जो फ्लक्स बन रहा है एक समान फ्लक्स बनता रहे, उसके लिए ये कोशिश करनी होती है, ये करना पड़ता है कि हम प्राइमरी में कुछ ज़्यादा एफर्ट लगाएं। प्राइमरी में क्या करें, कुछ ज़्यादा एफर्ट लगाएं, कुछ ज़्यादा धारा को प्रवाहित करें, जिसकी वजह से कोर में एक समान फ्लक्स बनता रहे और यहाँ का जो फ्लक्स है वो फ्लक्स कमज़ोर ना होने पाए और I2 धारा प्रवाहित होती रहे। तो यहाँ से हमें क्या करना पड़ता है कि इसके प्राइमरी में एक एक्स्ट्रा धारा, एक्स्ट्रा करंट बहानी पड़ती है, जिसे हम कह देते हैं I2 डैश। ठीक है, ये I2 डैश हम क्या करते हैं, इसमें एक्स्ट्रा लगाते हैं। अब जो हमारे लिए प्राइमरी वोल्टेज IP है, ये IP धारा क्या होगी, फेजर सम ऑफ किसके सम के बराबर होगी, I0 प्लस I2 डैश। ठीक है, और यहाँ से I0 किसके बराबर होगी, I0 बराबर IM प्लस IW। ठीक है, तो ये होता है हमारा फुल लोड पर ट्रांसफार्मर का ऑपरेशन। क्या कहा कि फुल लोड पर ट्रांसफार्मर को चलाने के लिए हम उसकी सेकेंडरी वाइंडिंग पे क्या करते हैं, एक लोड को कनेक्ट करते हैं। ये लोड क्या होता है, जैसे ही हमने लोड को कनेक्ट किया तो इसमें एक EMF उत्पन्न होगा, ये EMF धारा I2 को प्रवाहित करेगा। ठीक है, अब सेकेंडरी में जो EMF उत्पन्न होता है, इस EMF की दिशा आरोपित वोल्टेज की दिशा के अपोजिट होती है, विपरीत होती है, जिसके कारण जहाँ E2 में बनने वाला फ्लक्स क्या हो जाता है, कमज़ोर पड़ जाता है। इसके कमज़ोर पड़ने से कोर का जो परिणामी फ्लक्स होता है, वो कोर का परिणामी फ्लक्स भी कमज़ोर पड़ जाता है। जब कोर का फ्लक्स कमज़ोर पड़ जाता है तो I2 धारा कम हो जाती है। अब कोर में हमें एक समान फ्लक्स को बनाए रखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, प्राइमरी साइड से कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ता है। एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने का मतलब है कि हमें प्राइमरी तरफ से कुछ ज़्यादा धारा को प्रवाहित करना पड़ता है। तो जब हम प्राइमरी में एक एक्स्ट्रा धारा को प्रवाहित करते हैं, मतलब एक एक्स्ट्रा धारा को बढ़ाते हैं, तो वो एक्स्ट्रा धारा हमारी क्या होती है, I2 डैश। तो यहाँ से जो हमारी प्राइमरी धारा होती है वो प्राइमरी धारा नो लोड करंट और I2 डैश का फेजर सम होता है, और I0 बराबर क्या होता है, IM प्लस IW। ठीक, तो ये होता है हमारा फुल लोड पर ट्रांसफार्मर का प्रचालन। ऐसा करने से ट्रांसफार्मर नो लोड से फुल लोड की अवस्था तक एक समान चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न करता रहता है और उसकी सेकेंडरी में धारा प्रवाहित होती रहती है। ठीक है, तो ये है हमारा ट्रांसफार्मर का फुल लोड अवस्था। अब एक स्थिति ट्रांसफार्मर में और बनती है जो होती है हमारी आइडियल ट्रांसफार्मर। आइडियल ट्रांसफार्मर में क्या होगा, कोई भी चीज़ देखो वास्तव में आइडियल है नहीं, पर सैद्धांतिक रूप से, थियोरेटिकल रूप से हम मान लेते हैं कि वो आइडियल है। अब आइडियल है तो उसकी जो वाइंडिंग है, वाइंडिंग में किसी भी तरह के लॉसेस नहीं होंगे। लॉसेस नहीं होंगे मतलब लॉसेस किसके कारण हो रहे थे, प्रतिरोध के कारण हो रहे थे। लॉसेस किसके कारण हो रहे थे, प्रतिरोध के कारण हो रहे थे। तो प्रतिरोध क्या होगा, शून्य होगा। ठीक,
दूसरी चीज़ क्या होगी कि आइडियल है तो कोर में ज़्यादा से ज़्यादा फ्लक्स, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होना चाहिए, फ्लक्स को सेटअप होना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा फ्लक्स सेटअप होने के लिए क्या होना चाहिए, उसकी कोर की चुंबकशीलता ज़्यादा होनी चाहिए। तो आइडियल कह रहे हैं, तो आइडियल के स्थिति में जो कोर की चुंबकशीलता है वो अनंत होनी चाहिए। ठीक। तीसरी चीज़ ये है कि कोर को मैग्नेटाइज करना है, कोर को मैग्नेटाइज करने के लिए धारा की आवश्यकता होगी। ठीक है। तो आइडियल ट्रांसफार्मर की अवस्था में कोर को मैग्नेटाइज करने के लिए जो धारा होनी चाहिए वो कम से कम होनी चाहिए। कम से कम का मतलब है कि वो नगण्य होनी चाहिए। ठीक है। अब जब हम इसका फेजर बनाते हैं तो फेजर बनाने के लिए हमने इसको 5 को रेफरेंस में लिया है शुरू से। ठीक है। और 5 से 90 डिग्री पे हमने अप्लाइड वोल्टेज को लिया है। अब यहाँ से जब धारा बढ़ेगी तो I0 धारा 2 भागों में बट रही थी यहाँ पे। अब यहाँ पे हमने कहा कि प्रतिरोध क्या है, 0 है। तो जब प्रतिरोध 0 है तो आपकी जो IW धारा है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो जितनी भी नो लोड धारा थी वो कहाँ चली जाएगी, मैग्नेटाइज करने के लिए। ठीक है। तो इस अवस्था में जो हमारा ये यहाँ से पावर फैक्टर एंगल बनता है वो क्या हो जाता है, 90 डिग्री। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं आदर्श या आइडियल ट्रांसफार्मर का पावर फैक्टर 90 डिग्री होता है। ना होता है 90 डिग्री होता है। ठीक है। और जो नो लोड धारा होती है, जो नो लोड धारा होती है, नो लोड धारा कितनी, 2 से 5% इसके फुल लोड धारा। यानी हम ये कहें कि यदि हमारी फुल लोड धारा 100 एम्पियर है तो नो लोड धारा क्या होगी, 95 से 98, मतलब कितनी होगी, 2 से 5% हमारी नो लोड धारा होगी। यानी ये कहना, उदाहरण के तौर पे कहें कि यदि किसी ट्रांसफार्मर में 100 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तो उस 100 एम्पियर की धारा में से 5% क्या होगी, नो लोड धारा होगी। मतलब फुल लोड के सापेक्ष नो लोड धारा बहुत कम। ठीक है। तो ये है हमारा ट्रांसफार्मर का नो लोड, फुल लोड और आइडियल ट्रांसफार्मर। ठीक है। तो इस वीडियो को हम यहीं पे बंद करते हैं। इसके बाद के वीडियो में हम देखेंगे ट्रांसफार्मर में ट्रांसफार्मर की टेस्टिंग। 2 तरह की टेस्ट होते हैं, ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट। तो उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।